को एक लंबे समय के लिए, शायद जीवन भर के लिए एक संबंध में जाना है और उस संबंध में आपको दूसरों के कहे अनुसार जाना है। प्रेम वगैरह जैसी तो कोई बात नहीं, अपनी समझ जैसी तो कोई बहुत बात है नहीं। ऐसा कहते हैं कि शादी के बाद प्रेम हो जाता है। शादी के बाद प्रेम हो जाता है तो फिर तो किसी से भी शादी कर दो तो प्रेम हो जाएगा। जो किसी से भी हो जाए उसको प्रेम तो बोलते नहीं। प्रेम में तो चुनाव निहित होता है ना, कि आप कहते हो कि कौन श्रेष्ठ है मेरे लिए, कौन उत्तम है मेरे लिए, कौन ऐसा है जिससे मेरा एक हार्दिक नाता हो सकता है। आचार्य जी, मैं भारतीय समाज से जुड़े कुछ आर्टिकल्स पढ़ रही थी और उनमें कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जिन्होंने मुझे हैरान कर दिया, तो सोचा कि वो आज आपके सामने रखूं। जिनमें से पहला है डाइवोर्स रेट। इंडिया दुनिया भर में, भारत दुनिया भर में लोएस्ट डाइवोर्स रेट रखता है, जो कि सिर्फ 1% है। दूसरा डेटा कहता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार आउट ऑफ 136 कंट्रीज भारत 126th पोजीशन रखता है, अनहैप्पी कंट्री में काउंट होता है। और तीसरा डेटा है जिसमें भारत दुनिया भर में महिलाओं के मामले में वन ऑफ द डेंजरस कंट्रीज़ में काउंट होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि विवाह क्या है? जब आप भारत के संदर्भ में विवाह की बात करते हैं तो आशय आयोजित विवाह, अरेंज्ड मैरिज से ही होगा, क्योंकि भारत में ज़्यादातर अरेंज्ड मैरिजेज ही तो होती हैं। तो अच्छा है कि चर्चा के शुरू में ही हम उसको परिभाषित करना चाहते हैं, डेफिनेशन बिफोर डिस्कशन। तो क्या होती है अरेंज्ड मैरिज? आप बताइए, आप जवान लोग हैं और सजग लोग हैं, आसपास के समाज को देखते ही रहते हैं। अरेंज्ड मैरिज क्या होती है? जो परिवारजन करवा दें। तो एक जवान आदमी है, पुरुष या स्त्री, और वो 25, 28, 30 या 35 साल का है। और पिछड़े इलाके हैं तो शायद अभी वो 18 या 20 साल की कोई लड़की है, और उसके घर वाले जा रहे हैं उसके लिए देखने कि अब ये किसके साथ जीवन भर रहेगी, ये किसके साथ घर बसाएगी, या ये किसके साथ अब रहेगा जीवन भर और सहवास करेगा। एक ही कमरे में दोनों रहेंगे, शारीरिक रूप से भी दोनों का संयोग होगा, और ये सब बातें दो वयस्क मनुष्यों के लिए, दो एडल्ट्स के लिए दूसरे लोग तय कर रहे हैं। तो शुरुआत यहाँ से होती है कि आप को एक लंबे समय के लिए, शायद जीवन भर के लिए एक संबंध में जाना है और उस संबंध में आपको दूसरों के कहे अनुसार जाना है। और प्रेम वगैरह जैसी तो कोई बात है ही नहीं, अपनी समझ जैसी तो कोई बहुत बात है नहीं। हालांकि आपको भी लड़की या लड़का दिखा दिया जाता है और कहा जाता है कि आप देख लो आपको ठीक लग रहा है कि नहीं, पर वो लगभग औपचारिकता पूरी करने वाली बात होती है। आपको कोई अगर ठीक लग भी गया, मान लीजिए आपके चाचा ताऊ ने आपको कोई लड़की सुझा दी, वो आपको ठीक लग भी गई, तो भी माल परखने जैसी ही बात होती है कि हाँ भाई माल पसंद आ गया, उसमें ये नहीं होता है कि प्रेम हो गया। तो इस प्रकार दो जवान लोगों का गठबंधन होता है। ऐसे ही होता है ना कुछ। ऐसा कहते हैं कि शादी के बाद प्रेम हो जाता है। शादी के बाद प्रेम हो जाता है तो फिर तो किसी से भी शादी कर दो तो प्रेम हो जाएगा। जो किसी से भी हो जाए उसको प्रेम तो बोलते नहीं। अगर हम कह रहे हैं कि शादी के बाद अनिवार्य रूप से प्रेम हो जाता है, तो फिर यानी हर शादी में प्रेम हो जाता है, माने किसी से भी शादी कर दो तो प्रेम हो ही जाएगा। तो ऐसी चीज़ जो किसी के साथ भी हो जाए उसको तो नहीं प्रेम बोल सकते हैं। प्रेम में तो चुनाव निहित होता है ना, कि आप कहते हो कि कौन श्रेष्ठ है मेरे लिए, कौन उत्तम है मेरे लिए, कौन ऐसा है जिससे मेरा एक हार्दिक नाता हो सकता है, कौन ऐसा है जिसके साथ मेरी ज़िंदगी, मेरी चेतना ऊंचाइयां पा सकती है। सिर्फ उसी से प्रेम होता है। आपको किसी के साथ बांध दिया गया और कह दिया गया कि अब इससे तुम्हारा प्रेम हो जाएगा, तो प्रेम नहीं है, वो एक तरह का समझौता है। और कुछ समय के बाद आदत विकसित हो जाती है। दूसरे व्यक्ति के साथ रहते रहते आपको उसकी आदत लग जाती है, उसकी शक्ल की, उसके व्यवहार की, यहाँ तक कि उसकी गंध की भी आदत लग जाती है आपको, उसकी आवाज़ की, सब आदतें लग जाती हैं। आप उसको प्रेम तो नहीं बोल सकते। तो ये होता है आयोजित विवाह। तो दोनों की ओर से इसको देख सकते हैं, लड़के की ओर से भी, लड़की की ओर से भी। लड़की की ओर से थोड़ा सा वो और मुश्किल होता है जीना आयोजित विवाह वाले खेल को।
तो लड़की की ओर से थोड़ा और देख लो, तो एक लड़की है, और जैसा भारत में 80% आयोजित विवाहों में होता है, बड़े शहरों और उदार मना परिवारों को छोड़ दो, वो इक्के दुक्के हैं, 1-2% होंगे मुश्किल से। तो आमतौर पे क्या होता है, लड़की को बता दिया गया कि हाँ भाई तेरी शादी होनी है, और वो आमतौर पर शादी भी कोई बहुत परिपक्व उम्र में नहीं होती है। अभी भी भारत में 18, 20, 22 साल में लड़कियों को ब्याह दिया जाता है, कई बार 18 का भी इंतजार नहीं किया जाता अगर पिछड़े इलाकों में चले जाओ तो अब उसको ब्याह दिया गया है किसी पुरुष के साथ, ऐसे पुरुष के साथ जिसके साथ उसका कोई नाता ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं, जिसको वो ठीक से क्या सतही तौर पर भी नहीं जानती है। 1-2 बार मिली होगी, अधिक से अधिक 1-2 बार उसकी बातचीत हो गई होगी, और उतने में आप किसी से क्या जानोगे, किसी से क्या अपना संबंध बनाओगे, किसी से क्या आपकी प्रीत लगेगी। तो वो अब चली गई है बिल्कुल किसी और के घर में। हम विवाह की पूरी प्रक्रिया को समझ रहे हैं, किसी और के घर में चली गई, वो सब लोग बिल्कुल पराये हैं। वो लड़के थे तो हो सकता है 1-2 बार फिर भी उसने बातचीत कर ली, आंखें चार हो गई हों, ऐसे ही औपचारिकता के नाम पर। और वहाँ जाती है, वहाँ उस घर में 7, 8, 10 और लोग भी रहते हैं, उनकी तो हो सकता है उसने पहले शक्ल भी ना देखी हो ठीक से। अब वो वहाँ पहुँच गई है, एक आप अनजान घर में आ गई हो, और क्यों आ गए हो इसका कोई ठोस कारण नहीं है। आपको कहा जाता है तो भाई परंपरा है, ऐसा ही होता है। उससे क्या लाभ हो रहा है इस पर कभी कोई विचार नहीं। उससे क्या नुकसान हो रहा है इस पर भी कभी कोई विचार नहीं। तो लड़की वहाँ पर आ गई है। अब एक नई जगह है, आप अपने माँ बाप के घर में रहते थे, आप उस घर से निकल गए, आप एक नई जगह पर आ गए, वहाँ पे कमरे में जा रहे हो एक बिल्कुल अपरिचित व्यक्ति के साथ, और वो अपरिचित व्यक्ति एक पुरुष है। और भारत में लड़कियों को जब तक उनका विवाह नहीं हो जाता तब तक कहा जाता है पुरुषों की छाया से भी बचकर रहना। ठीक है, और ज़माना भले ही बदल रहा है लेकिन अभी भी ज़्यादातर लड़कियां बच के ही रहती हैं। तो वो खूब पुरुषों से अपने आप को सहेजे समेटे एक कुंवारी कली बनी रही है, और अब उसको एक कमरे में धकेल दिया जाएगा और कहा जाएगा ये तुम्हारा कमरा है और ये तुम्हारे पतिदेव हैं, और पतिदेव का तुम्हारे शरीर पर पूरा पूरा हक है। और अगर इलाका थोड़ा पिछड़ा हुआ है तो वहाँ पर ये सब भी देखा जाएगा कि लड़की का कौमार्य सुरक्षित है कि नहीं। उसको एक कमरे में धकेल दिया गया है और चादर बिछा दी गई है सफ़ेद रंग की, और वहाँ पे भी अभी देखा जाएगा कि लड़की वर्जिन है कि नहीं, बिस्तर पे सफ़ेद चादर के माध्यम से। और आप जिसको जानते नहीं, एक ऐसा पुरुष अब आपके तन के ऊपर लौटेगा। ये हो रहा है, यही है। इससे कुछ अलग होता हो तो बता दो, मैं तो तथ्यों की बात कर रहा हूँ, मैं भी उनमें कोई अर्थ नहीं भर रहा। जो होता है उसका मैं चित्र दर चित्र बस खाका खींच रहा हूँ आपके सामने। ये जो विवाह की प्रक्रिया है उसकी किताब के पन्ने उलट रहा हूँ एक के बाद एक। कोई पन्ना छूट रहा हो या कहीं अतिशयोक्ति हो रही हो तो बताइएगा, और फिर उसके बाद जो भी आपके सवाल हैं यहाँ लैपटॉप में आप उनको बता दीजिएगा, और आपके पास जो प्रतिप्रश्न हो आप बताइएगा। तो आप एक अनजान जगह पर पहुँच गए हो, ठीक है, और आप एक अनजान कमरे में प्रवेश कर गए हो। विवाह से पहले तो आपने वो कमरा कभी देखा भी नहीं था। वहाँ पर आपके लिए एक अनजान बिस्तर सजा हुआ है, उस पर एक सफ़ेद चादर डली हुई है, जो गुलाब के फूल डले हुए हैं, और बाहर कुछ अनजान स्त्रियाँ, कुछ अनजान पुरुष आपको बताया जा रहा है ये आपकी सास है, उधर है वो आपकी फूफिया सास है, और जो भी ये सब रिश्ते नाते होते हैं सब बताया जा रहा है। आप नहीं जानते किसी को, आपकी कुल उम्र ही क्या है आपको कुछ नहीं पता, और आपको वहाँ धकेल दिया गया है। और एक आपके सामने व्यक्ति आ जाता है, उस व्यक्ति से अभी आपकी शालीनता से जान पहचान भी नहीं हुई है, उस व्यक्ति से अभी आपकी भद्रता से, सज्जनता से, सभ्यता से मित्रता भी नहीं हुई है अभी उससे, वो आपका मित्र भी नहीं है अभी, पर अब वो संभोग करेगा आपसे। ऐसा करना होता है। ऐसा करना होता है, और आप इसका विरोध नहीं कर सकती, आप आपत्ति नहीं कर सकती, क्योंकि आप पत्नी हैं। आपको आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए, आप पत्नी हैं, आपने 7 फेरे लिए हैं, आप पत्नी हैं। और फिर आप वहाँ रहना शुरू कर देते हो, और आप वहाँ कुछ नहीं जानते थे। आप उस घर के बारे में जो पता लगेगा आपको अब पता लगेगा। पहले आपको जो पता लगा था, पहली बात तो बहुत कम था, और दूसरी बात वो अधिकांशतः झूठ भी हो सकता है। विवाह में कभी भी अपना सही चेहरा तो दिखाया नहीं जाता। हम किसी को भी सही चेहरा कहाँ दिखाते हैं अपना, और विवाह में तो एकदम ही ना दिखाएं। तो जहाँ आप आए हो उस जगह का यथार्थ क्या है वो आपको वहाँ जाने के बाद, माने पत्नी बन जाने के बाद पता चलेगा। और जब तक आपको यथार्थ पता लगना शुरू होगा तब तक हो सकता है कि आप गर्भवती हो चुकी हैं। ठीक, और धीरे धीरे आपको वहाँ की आदत लग जाएगी,
आपका दम घुटेगा लेकिन बाहर आने का कोई साधन नहीं होगा। फिर एक दिन कोई आएगा सोशल रिसर्च करता हुआ और वो आपसे कुछ सवाल पूछेगा जिनके माध्यम से पता लगाएगा कि भारत में लोग, पुरुष और महिलाएं दोनों, सुखी कितने, प्रसन्न कितने हैं। तो फिर वो पाएगा कि हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत सब देशों में एकदम आखिरी स्थान पे आता है, कि भारतीय दुनिया के सबसे दुखी लोगों में है। क्या बोला था आपने? 136 लोगों में 126वां स्थान। कि मनुष्य और मनुष्य का जो संबंध विवेक और प्रेम से ही बनना चाहिए, उसमें परंपरा के नाते न विवेक के लिए कोई स्थान है, न प्रेम के लिए कोई स्थान है। विवेक का अर्थ होता है सजग चुनाव, इसे विवेक कहते हैं, सजग चुनाव। कौन सा सजग चुनाव? जिसको आप जानते नहीं, जिससे मिले नहीं, उससे कैसे सजग चुनाव कर लोगे? बाजार में आप एक छोटी सी चीज़ भी खरीदते हो तो अच्छे से ठोक बजा कर देखते हो, और विवाह ऐसे हो जाता है जैसे एकदम गुड्डा गुड़िया का खेल है। कौन सा सजग चुनाव? और प्रेम, वो तो जैसे शब्द ही हमारे यहाँ पर बुरा और अश्लील माना जाता है कि प्रेम तो गंदी बात है। प्रेम, अरे प्रेम। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्रेम विवाह में इससे स्थिति कोई बहुत बेहतर होती है, लेकिन चूंकि अधिकांश विवाह आयोजित विवाह होते हैं, तो हमने पहले आयोजित विवाह का किस्सा कहा। इसी में आचार्य जी एक सेगमेंट और रहता है जहाँ पर आपकी अरेंज मैरिज करवा दी गई है, या एटलीस्ट फाइनल हो गया है कि अब इन दो लोगों की शादी होगी, और उसके बाद उनके पास कुछ समय की मोहलत रहती है, और उस समय में वो मे बी व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्टेड है या सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड है, एंड थोड़ी बहुत जो है आपस में जान पहचान हो जाती है, और उसके बाद फिर जो है आपकी शादी होती है, और शादी को लेकर के आपके अपने बहुत सारे सपने होते हैं जिसके साथ आप जो है उस शादी के अंदर उतरते हैं। देखो, दो इंसान हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि उनकी जो मूल आवश्यकता है वो कोई दूसरा इंसान नहीं है। दूसरे इंसान की जो ज़रूरत होती है ना, वो बहुत छोटी चीज़ों के लिए होती है। दूसरे इंसान की, आप एक जवान आदमी हो, आपको दूसरे इंसान की ज़रूरत होती है। कई बार आप उससे बातचीत कर लोगे, कई बार उससे हंसी ठंडा कर लिए, कहीं उसके साथ घूम आए, फिल्म देख आए, और अगर विपरीत लिंगों की बात करें तो सेक्स कर लिया। दूसरे इंसान की ज़रूरत इतनी ही होती है। आपकी जो वास्तविक ज़रूरत होती है वो होती है एक भीतरी पूर्णता की, भीतरी पूर्णता की। और हमें ये बात समझ में नहीं आई है। तो हमने पहली बात तो ये जो जोड़ीबाजी है, इसको बहुत बड़ी चीज़ बना दिया है कि अगर एक पुरुष है तो उसके साथ एक स्त्री होनी ही चाहिए, और एक स्त्री है तो उसके साथ एक पुरुष होना ही चाहिए, और अगर पुरुष के साथ स्त्री नहीं है, स्त्री के साथ पुरुष नहीं है, तो वो बड़े बेचारे अधूरे हैं। और न सिर्फ हमने ये जोड़ीबाजी को ज़रूरी बना दिया है, बल्कि हमने उसको एकदम आवश्यक बना दिया है। उसको पलटा नहीं जा सकता, वो एक आखिरी चीज़ हो जाती है, इर्रिवर्सिबल। तो अब आप सीधे सीधे माँ बाप के थमाए बंदे के साथ ब्याह कर लो, या आप पहले उसके साथ 3-4 महीने व्हाट्सएप पर बातचीत कर लो, ले दे करके काम तो आप एक बेहोशी का ही कर रहे हो ना। आपको पता भी है कुछ कि आपको ज़िंदगी में एक व्यक्ति चाहिए ही किस लिए है? सिर्फ इसलिए कि आपने ऐसा हर जगह होते देखा है, फिल्मों में होते देखा है। तो आपके मन में ये बात आ गई है कि अगर मैं लड़की हूँ तो ज़िंदगी में लड़का तो होना ही होना चाहिए ना, वो भी परमानेंट। और अगर आप पुरुष हैं तो आपके जीवन में एक स्थायी स्त्री होनी ज़रूरी है। ये जो खेल है कि इंसानों को तो जोड़ों में ही चलना है, इस खेल पर थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है कि ये खेल सच्चा कितना है। इसी में जैसे जो अरेंज मैरिजेस होती हैं उनको जनरली आज का यूथ स्पेशली इस तरीके से देखता है कि काफ़ी उसका काफ़ी बड़ा सेगमेंट तो अभी भी अरेंज मैरिजेस में ही को मानता है और करता भी है, और काफ़ी बड़ा सेगमेंट जो है डेटा के अनुसार ऑलमोस्ट 24% राइज है लव मैरिजेस में एज़ कम्पेयर टू अरेंज मैरिजेस। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि लव मैरिजेस क्या एक इवॉल्व्ड वर्जन है अरेंज मैरिजेस का? अच्छा सवाल है। देखो, जिसको आप अरेंज्ड मैरिज बोलते हो उसमें आप अधिक से अधिक सामने वाले का तन देख पाते हो,
तन पसंद आया कि नहीं आया? कई बार तन भी नहीं देखते, सिर्फ तस्वीर में चेहरा देख लेते हो। उससे थोड़ा आगे बढ़ते हो तो लड़की के घर चले जाते हो, लड़की लड़के के यहाँ जाती है, वहाँ पे उसको खड़ा वड़ा करके देखते हैं, उसका कद नाप लेते हैं, और जो घर की माएँ और भाभियाँ होती हैं उसको अंदर ले जा करके उसको अपना परख रख लेती हैं कि हाँ ठीक ठाक है। तन और क्या परखोगे? 1-2 दिन में या 2-4 घंटे में और क्या परख लोगे? तो तन पसंद आया तो ठीक है। तो अरेंज मैरिज माने तन पसंद, और लव मैरिज माने मन पसंद। तो बहुत फर्क तो हो नहीं गया। हाँ? आपका मन कैसा है आप जानते हो ना, तो जैसा आपका मन होता है वैसे ही उस मन की पसंद होती है। तो प्रेम विवाह थोड़े ही बेहतर हो सकते हैं आयोजित विवाहों से। हम यहाँ ये कहने नहीं बैठे हैं कि अरेंज मैरिज से लव मैरिज बेहतर है और लव मैरिज से लिव इन बेहतर है, ना बाबा ना। कोई वो ना समझ ले कि उस तरह की बात यहाँ चल रही है। हम बात कुछ और कर रहे हैं, हम ज़्यादा गहरी बात कर रहे हैं। हाँ? तो तन पसंद से मन पसंद तक का सफ़र कोई बहुत लंबा नहीं होता है। आप कितने होशियार हो, आपकी ज़िंदगी में विवेक कितना है, जो आप मनपसंद लड़का या लड़की चुनने निकल पड़े हो। आप क्या जानते हो? मैं बार बार पूछा करता हूँ, इस आदमी को अपने लिए ठीक से एक जूता चुनना नहीं आता, इस आदमी को ठीक से अपने लिए एक शर्ट चुननी नहीं आती, इसको ज़रूरत कुछ नहीं है ज़िंदगी में, गाड़ी इसने इतनी बड़ी खरीद रखी है। हाँ? अकेला बंदा है, अभी शादी तो हुई नहीं, कुछ नहीं, दूर रहता है घर से, बेंगलोर में रहता है, पर मोटा कमाने लग गया तो फॉर्च्यूनर खरीद ली है। इतनी बड़ी गाड़ी, इतना सारा लोहा, और उस लोहे में एक बैठा हुआ है इत्तू सा, और बेंगलोर का ट्रैफिक उसमें फंसा हुआ है और खुश हो रहा है, मेरी 60 लाख की गाड़ी, मेरी 60 लाख की गाड़ी। और बेंगलोर के ट्रैफिक में इतनी बड़ी गाड़ी लेकर के उसमें इत्तू सा बैठ के खुश हो रहा है। इसको गाड़ी चुननी नहीं है अपने लिए। हाँ? ये क्या अपने लिए लड़की चुनेगा? और जिस तरह से इसने अपने लिए गाड़ी चुनी है उसी तरह से अपने लड़की चुनेगा। इसे आज तक किसी ने चुनने की विद्या सिखाई भी है? चुनना आसान नहीं होता। हम जब पैदा होते हैं ना, तो हमारी चॉइस की एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, और डिफ़ॉल्ट सेटिंग ये होती है, जो कुछ चमकीला लगे उसकी ओर चले जाओ। एक छोटा बच्चा हो, ठीक है, वो अभी बुकैया चलता है, माने घुटनों पे चलता है, आप उसके सामने 2 कमरे कर दीजिए। यहाँ पर है ये, जैसे ये 2 कमरे हैं, दोनों के दरवाजे हैं 2, एक अंधेरा कमरा है और एक कमरे में रोशनी है। आप देख लीजिए वो बच्चा किधर को जाएगा। 100 में से 99 बच्चे उस कमरे में घुस जाएंगे, दुक 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 चलते हुए, जहाँ पे रोशनी है। जो जगमग लगे उसकी ओर बढ़ जाओ। ये हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है चॉइस की। जो चमकता हुआ सा हो, ग्लिटर कर रहा हो, किसी भी इंद्रिय को आकर्षित कर रहा हो। हमने आँख की इंद्रिय की बात करी, जिसमें से खुशबू आ रही हो, जिसमें से खुशबू आ रही हो उसकी ओर बढ़ जाओ। जहाँ ज़्यादा कुछ संगीत सा लग रहा हो, आवाज़ पसंद आ रही हो, उस तरफ को बढ़ जाओ। जो कुछ छूने में कोमल लग रहा हो उसका चयन कर लो। तो हम तो ऐसे ही चुनेंगे ना। अब वो आपने 16 की उम्र में, 18, 20, 22, 25 की उम्र में आपने लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपने कुछ बना लिया, तो आपने किस आधार पे बना लिया? मैं बिल्कुल भी विरोधी नहीं हूँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का। मैं तो कह रहा हूँ कि दोनों लिंगों में मित्रता ज़रूर होनी चाहिए। और मैं तो कहा करता हूँ कि अगर आप लड़के हो और लड़कियों से आपकी दोस्ती नहीं है तो आपकी ज़िंदगी में कुछ रह जाएगा, और अगर आप लड़की हो और लड़कों से आपकी मित्रता नहीं है तो आपके भी व्यक्तित्व का एक हिस्सा अविकसित रह जाएगा। तो बिल्कुल इन दोनों को साथ साथ रहना चाहिए, घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, एक दूसरे को जानना चाहिए निश्चित रूप से। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे संबंधों का आधार क्या होता है? तुम किस आधार पर किसी को अपने लिए चुनते हो, ये तो बता दो। जब तुम कुछ जानते ही नहीं तो तुम किसी को भी चुन लेते हो मनपसंद। अब वो जो मनपसंद है वो फिर आगे क्या करेगी आपके साथ या क्या करेगा वो आप खुद ही देख लीजिए। इसमें माँ बाप का तर्क ये रहता है कि तुम्हारा जो आधार है रिश्तों का, वो हमें कुछ इतना वैल्यूएबल लगता नहीं है, लेकिन हमारा जो आधार होता है वो होता है कि हम उसकी लाइफस्टाइल देखते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी या नहीं वो रहेगी। सबसे पहले जात देखते हैं। उसकी जात देखते हैं, उसका तो झूठ बोल रहे हैं एजुकेशनल। माँ बाप अगर कहते हैं कि हम उसकी लाइफस्टाइल देखते हैं। मैं बताता हूँ क्या देखते हैं। सबसे पहले तो जात देखते हैं, फिर देखते हैं कि पैसा कितना है उसके पास, दहेज कितना दे सकती है। और ये 2 चीज़ें अगर ठीक चल गई तो फिर आगे देख लेते हैं कि चेहरा मोहरा आकर्षक है कि नहीं है। इसके साथ में थोड़ा बहुत और ये देख लिया कि उसके घर के लोग कितना रुतबा रसूख रखते हैं। अच्छा, इसके घर में एक IAS है, एक IRS है, बढ़िया बात है। अच्छा, लड़की के 2 भाई कनाडा में रहते हैं, बढ़िया, ये ठीक है। ये देखते हैं घर वाले। और क्या घर वाले देखेंगे? तुम्हें ब्याह करना है, ये तो तुम्हारी ज़िंदगी का मसला है ना। तुम्हारे पिताजी इस बारे में क्या जान सकते हैं? ये तो निजी से निजी बात होती है, इसमें कोई कैसे हस्तक्षेप कर सकता है? किसी को पता ही क्या है? यहाँ तो अगर आपको कोई आमंत्रित भी करे कि आकर के मुझे कुछ बता दो, सलाह दे दो,
तो भी उस आमंत्रण को अस्वीकार कर देना चाहिए। जब तक कि सामने वाला बिल्कुल हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन ही ना करने लग जाए कि ये मेरा प्रेम प्रसंग है, इसमें मुझे आपसे कुछ सलाह चाहिए, सिर्फ तभी आपको सलाह देनी चाहिए। ये तो हो ही नहीं सकता वरना कि इतने निजी मसले पर कोई और आकर के दखल दे रहा है, फैसला कर रहा है। ये क्या मूर्खता की अश्लील बात है, ये बहुत अश्लील बात है। लड़की किसके साथ जाकर अब सोएगी ये बाप क्यों तय कर रहा है? लड़की अब किसके बिस्तर पर किसके साथ संभोग करेगी ये बाप क्यों तय करने आया है? ये कितनी अश्लील बात है।